मैं विश्वविद्यालय साइकालजी राजनीतिक राशि के निवासी कोटली। आज हम ये पाठ सेकंड में राजनीतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर में प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं उसमें से संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि संविधान में संशोधन करने का दो प्रकार के संविधान होते हैं। नंबर 1 कठोर संविधान। इस श्रेणी में उन संविधानों को रखा जाता है जिनमें संविधान में संशोधन हेतु सामान्य कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अर्थात देश की जो व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है, उस व्यवस्थापिका के तहत जिस विधि से जिस तरीके से कानून बनाए जाते हैं उस विधि को अपना करके संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इस श्रेणी के सभी जो संविधान होते हैं कठोर संविधान कहलाते हैं। लेकिन दूसरी श्रेणी के प्रकार के संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक संशोधन और सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में अंतर नहीं पाया जाता है। अर्थात सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ही संविधान में संशोधन कर जाते हैं। इस प्रकार के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अर्थात देश की जो पार्लियामेंट की संसद होती है उसके द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ही संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में देश की जो संसद होती है जिसे कांग्रेस के नाम से संबोधित करते हैं उसे कानून बनाने की प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून निर्माण से भिन्न प्रकार का अपनाया जाता है। उसी प्रकार से 1848 में स्विट्जरलैंड में जिस संविधान का निर्माण किया गया जिसे 1874 में प्रोसेस अमेंडमेंट संशोधन कर दिया गया, इस संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून निर्माण से भिन्न प्रकार का अपनाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है किस तरह से स्विस संविधान में कठोर संविधान माना जाता है। स्विस संविधान में दो प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। नंबर 1 पूर्ण संशोधन। जब किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के द्वारा संविधान की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करने हेतु कोई परिवर्तन करने संविधान का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वह पूर्ण संशोधन कहलाता है। कहने वाला यह था कि जब देश का जो संविधान होता है उसमें एक ही प्रस्ताव के द्वारा एक ही विधेयक के माध्यम से अनेक प्रकार के जो परिवर्तन करने जो प्रयास किए जाते हैं इसका परिवर्तन किए जाते हैं वह पूर्ण संशोधन कहलाता है। जिसे श्रेणी के जो संशोधन प्रस्ताव करते हैं उसका संशोधन कहलाता है आंशिक संशोधन। आंशिक संशोधन यह है कि जब संविधान किसी धारा विशेष में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, इस प्रकार के संशोधन आंशिक संशोधन कहलाते हैं। तो कहने में था कि पूर्ण संशोधन में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के द्वारा किसी महत्वपूर्ण विधेयक के द्वारा संपूर्ण संविधान की व्यवस्था के बारे में परिवर्तन चेंज करने को प्रयास किया जाता है, वह पूर्ण संशोधन कहलाता है। लेकिन जब संविधान में किसी धारा विशेष के बारे में ही परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो इस प्रकार के संशोधन आंशिक संशोधन कहलाते हैं। स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दो चरण होते हैं। नंबर 1 संशोधन के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण। नंबर 2 प्रस्ताव का पुष्टिकरण या उसका कानून समर्थन। अब आइए हम बात करते हैं कि पूर्ण संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 20 में पूर्ण संशोधन से संबंधित प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को उल्लेख मिलता है वर्णन किया गया है। कहने में यह था कि स्विस संविधान का अनुच्छेद 20 इस बात का प्रावधान करता है कि किस प्रकार से संविधान में पूर्ण संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। स्विस संविधान के द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि वहां की जो प्रभुसत्तावान जो जनता होती है, पब्लिक होती है, उसके जो प्रत्यक्ष प्रशासन के कार्यभार लिया जाता है। यथा एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन में प्रत्यक्ष रूप में प्रचुर पाया जाता है। ग्लेरस, डेडवाल्डेन और वाल्डेन, इनर अपनजन और आउटर अपनजन। ये ऐसे कैंटन होते हैं जिनमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष प्रशासन के कार्यभार लिया जाता है। वर्तमान समय में केवल स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचुर पाया जाता है। विश्व के अन्य राष्ट्रों में प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचुर पाया जाता है। आइए बात करते हैं कि पूर्ण संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव किस प्रकार से पेश किया जा सकता है। स्विस संविधान के द्वारा संघीय सभा, संघीय परिषद और स्विस जनता को संविधान में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। 3 प्रकार से पूर्ण संविधान से संबंधित पूर्ण संविधान में संशोधन संबंधित प्रस्ताव पेश किया जाता है। नंबर 1 संघीय सभा के द्वारा ही पूर्ण संविधान में संशोधन संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है
जिस पर लोक निर्णय नहीं लिया जाता है। कहने मतलब ये था कि जब संविधान में पूर्ण संशोधन से संबंधित कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित किया जाता है, संघीय परिषद द्वारा पारित किया जाता है, तो उसके संबंध में जनता की राय जानने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जनमत संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब संघीय इस प्रकार का प्रस्ताव संघीय सभा के किसी एक सदन के द्वारा पारित किया पेश किया जा सकता है या संघीय सभा के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जा सकता है। लेकिन जब संविधान में पूर्ण संशोधन से संबंधित कोई विधेयक के संबंध में संघीय सभा के दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट में अगर आम सहमति होती है तो उसे स्वीकार मान लिया जाता है। तत्पश्चात उसे विचारार्थ, अनुमोदनार्थ, जनमत संबंधित जनता की राय जानने के लिए उसे जनता के पास भेजा जाता है। लेकिन जब संविधान में पूर्ण संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को लेकर के संघीय सभा के दोनों सदनों की सरकार का गतिरोध पाया जाता है, अर्थात दोनों सदनों की सरकार की एक राय नहीं होती, आम सहमति नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उसे जनमत संग्रह के लिए, पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, जनता की राय जानने के लिए उसे जनता के पास भेजा जाता है और लोक निर्णय के माध्यम से मालूम करने की कोशिश जाती है कि जनता सरकार के पूर्ण संशोधन को स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है। ये जनता का अधिकार होता है कि चाहे तो स्वीकार कर सकती है, चाहे उसे अस्वीकार कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। लेकिन जनमत संग्रह के दौरान जब किसी विधेयक के बारे में जनता अस्वीकार करती है तो वह विधेयक स्वतः रद्द मान लिया जाता है। अगर संघीय सभा के द्वारा पारित विधेयक के संबंध में जनता की राय, जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह प्रस्ताव वापस विधेयक बन के उसे पास किया जाता है। तीसरी विधि होती है जनता के द्वारा भी पूर्ण संविधान में संशोधित संबंधित विधेयक को पेश किया जा सकता है। इस विधि के तहत लगभग 50,000 पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा इस प्रकार का पूर्ण संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तत्पश्चात उसे पब्लिक राय जानने के लिए, जनता की राय जानने के लिए, जनमत संग्रह जानने के लिए लोक निर्णय तो जनता के पास भेजा जाता है और जनता का अगर समर्थन प्राप्त हो जाता है, जनता की राय उसे पक्ष में मिल जाती है तो वह विधेयक के रूप में से पेश किया जाता है, पारित किया जाता है। तो संविधान में पूर्ण संशोधन से संबंधित विधेयक होता है वह संघीय परिषद के द्वारा पेश किया जा सकता है, संघीय सभा के दोनों सदनों के द्वारा पेश किया जा सकता है और फिर जनता के द्वारा पेश किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनके संबंध में आवश्यक से जनमत संग्रह की राय, जनता की राय जानी जाती है, लोक निर्णय तो जनता का पक्ष जानने की कोशिश की जाती है। अगर जनता पक्ष में होती है तो इस प्रकार के विधेयक को, जब इस प्रकार का पूर्ण संशोधन संबंधित विधेयक यदि जनमत संग्रह के माध्यम से अंतिम निर्णय पब्लिक के पास, जनता के पास होती है, जनता को स्वीकार कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में जब भी जनमत संग्रह के दौरान पूर्ण संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक अगर पारित हो जाता है, पास मान लिया जाता है, तो संघीय सभा को भंग कर देता है, डिस्मिस कर देता है और जिस दिन से संघीय सभा को भंग किया जाता है उस तिथि से लेकर 4 दिन के अवधि के भीतर संघीय सभा के दोबारा चुनाव कराए जाते हैं और नवनिर्वाचित संघीय सभा के द्वारा संविधान में पूर्ण संशोधन संबंधित विधेयक के बारे में संवैधानिक कानून बनाने का काम किया जाता है, अर्थात नवनिर्वाचित संघीय सभा के द्वारा संविधान में नए सिरे से कानून बनाने का प्रयास किया जाता है, संविधान में पूर्णतः संशोधन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात करते हैं आंशिक संशोधन से संबंधित किस प्रकार से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। आंशिक संशोधन मतलब होता है कि केवल संविधान विशेष, धारा विशेष के बारे में ही परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, कोशिश जाती है, इस प्रकार के संशोधन आंशिक संशोधन कहलाते हैं। उसी प्रकार से स्वीय संविधान के द्वारा आंशिक संशोधन से संबंधित विधेयकों के बारे में पहल करने का अधिकार संघीय सभा के पास, संघीय परिषद के पास और जनता को दिया गया है, अर्थात तीनों ही सरकार का अधिकार होता है। संघीय परिषद के द्वारा भी इस प्रकार से आंशिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, संघीय सभा के द्वारा पेश किया जा सकता है। लेकिन जब कभी संघीय सभा के द्वारा अगर किसी प्रकार के आंशिक संशोधन से संबंधित विधेयक को लेकर किसी प्रकार का गतिरोध होता है, अगर नाम से नहीं होती है, ऐसी स्थिति में जनमत संग्रह के लिए, जनता की राय जानने के लिए जनता के पास उसे अवश्य भेजा जाता है और जनता को अधिकार होता है कि उस कार्य को चाहे तो स्वीकार करे चाहे वो अस्वीकार करे। अगर जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। तीसरी विधि होती है जनता के द्वारा आंशिक संशोधन से संबंधित प्रस्ताव जनता के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। जनता के पास दो अधिकार होते हैं, आरंभक निर्णय को पहल करने का अधिकार होता है, ये सविन्यासित आरंभक, अविन्यासित आरंभक। कहने मतलब ये था कि जब भी संघीय सभा के द्वारा दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए आंशिक संशोधन संबंधी विधेयक अगर जनमत संग्रह के दौरान अगर वह पास मान लेता है, जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो उसे एक संवैधानिक कानून का रूप देते हुए उसे स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जब जनता के द्वारा आंशिक संशोधन संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है और उसे संघीय सभा पेश किया जाता है, ऐसी स्थिति में संघीय सभा के पास दो अधिकार होते हैं। पहला अधिकार होता है कि वह जनमत संग्रह के लिए सरकार के विधेयक को अवश्य जनता के पास उसे भेजना ही होता है, चाहे जनता डिमांड करती नहीं करती है, तो पब्लिक की राय जानने के लिए, लोक निर्णय की जनमत संग्रह जानने के लिए उसे जनता के पास उसे भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में संघीय सभा के द्वारा उस प्रकार के विधेयक को अस्वीकार करने की जनता से सिफारिश की जा सकती है और उसके स्थान पर दूसरा इस प्रकार का अल्टरनेट प्रकार का विधेयक पारित
प्रस्तुत साथ में नोटिस किया जा सकता है कि किस स्थान पर इस प्रकार के विधेयक के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करें, अपनी राय प्रकट करें, तो उसके लिए विकल्प जो संशोधन विधेयक होता है फॉर्मेट तैयार किया जाता है। स्वयं न्यासन का मतलब होता है कि जनता स्वयं संशोधन संबंधी विधेयक स्वयं तैयार करती है, अपने स्तर पर तैयार करती है और उसे संघीय सभा के समक्ष पेश करती है। लेकिन चूंकि कानून इतना आसान कार्य नहीं होता है, इसलिए जनता के लिए निश्चित सिद्धांतों के आधार पर किसी नए संविधान में संशोधन संबंधी प्रकार के विधेयक की अगर बात रखती है तो जनता के द्वारा रखे गए सिद्धांतों के आधार पर संघीय सभा के द्वारा इस प्रकार के विधेयक का प्रारूप का निर्माण तैयार किया जाता है। तत्पश्चात उस प्रकार के विधेयक को विचारार्थ अनुमोदनार्थ जनता के पास से भेजा जाता है और जनता की राय प्राप्त की जाती है। अगर जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है। और दूसरा चरण की बात आती है संशोधन के प्रस्ताव का आम समर्थन या उसका पुष्टिकरण। देखिए संविधान में जब तक संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं किया जाता है, चाहे वांछित संशोधन होता है या पूर्ण संशोधन होता है, जब तक जनता की राय प्राप्त नहीं हो जाती है, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता है। कम से कम देश के 50,000 पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा और आधे 8 कैंडिडेट के द्वारा पारित किसी प्रकार के संशोधन प्रस्ताव के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वह संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं। कहने में यह था कि जनता की सहमति के बिना और कम से कम जो आधे देश के आधे जो कैंडिडेट होते हैं इनका अगर बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता, समर्थन प्राप्त नहीं होता है, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। पहला संशोधन के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, नंबर 2 उसका अनुसमर्थन। संशोधन के प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण से संबंधित जो कार्य संघीय सभा के द्वारा किया जाता है, संघीय परिषद के द्वारा किया जाता है, संघीय पब्लिक जनता के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार के विधेयक होते हैं अगर किसी प्रकार का गतिरोध होता है, चाहे संघीय सभा के स्तंभ गतिरोध होता है या जनता के द्वारा पारित किया जाता है तो उसे भी अवश्य रोकने के माध्यम से जनता के पास भेजा जाता है और जनता का समर्थन प्राप्त करने के बाद ही जब इस प्रकार के संशोधन के कार्य किया जाता है। तो कहने वाला यह था कि संविधान के द्वारा तीनों ही संस्थाओं को, संघीय सभा को, संघीय परिषद को और जनता को संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, पहल करने का अधिकार दिया गया है और जनता की सहमति प्राप्त होने के बाद ही संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, अन्यथा संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान की भांति सिविल संविधान में कठोर संविधान माना जाता है क्योंकि इसमें सामान्य कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इससे संविधान में संशोधन के लिए उसे भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आज के उत्तर करके बाकी अपन कल करेंगे। धन्यवाद।